हेलो आप सभी को स्वागत है आप सबका वापस से हमारे एक यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है स्कैपुला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में आपको क्लेविकल के बारे में समझाया था, आज मैं आपको स्कैपुला के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इन्हीं 7 पॉइंट्स को लेकर के हम लोग किसी भी बोन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एटाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन, एनाटॉमिकल पोजीशन, साइट डिटर्मिनेशन और पार्ट्स, और उसके बाद अटैचमेंट्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एटाइमोलॉजी से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि उसके बारे में हम लोग नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे शुरुआत करते हैं एटाइमोलॉजी की में। ठीक है, अब देखिए स्कैपुला का जो बोन है वो आपका जो ओरिजिन है वो आपका लैटिन ओरिजिन से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैटिन ओरिजिन, जिसका मतलब होता है शोल्डर। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो है वो शोल्डर का बोन है। ठीक है, शोल्डर बोन है। ठीक, अब जो इसका अदर नेम है, यानी कि इसको जो किसी दूसरे नाम से अगर बुलाया जाता है तो वो है आपका शोल्डर प्लेट या फिर शोल्डर बोन के नाम से। ठीक है, शोल्डर बोन। अच्छा, शोल्डर प्लेट इसलिए क्योंकि ये बहुत थिन होता है। ठीक है, जब बोन को आप अपने हाथ में देखेंगे तो वो बहुत पतला बोन होता है। ठीक है, तो ये आपका एटाइमोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपका खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, जो आपका सेकंड नंबर ऑफ टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। अब इस बोन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये बोन कहाँ पे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये बोन होता है शोल्डर रीजन का, शोल्डर रीजन का। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये बहुत थीन बोन है, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तीसरा ये कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट में होता है। पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, यानी कि थोरेसिक केज के पीछे और अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जिसको बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका कि ये स्कैपुला का जो बोन है वो कहाँ कौन से रिब तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कैपुला का जो बोन है वो सेकंड रिब टू सेवंथ रिब तक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इस बोन का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक, ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, और क्या क्या मैं बता दूं कि ये फ्लैट बोन होता है। ठीक है, और ये भी क्लेविकल की तरह ये भी दो आर्टिकुलेशन बनाता है, यानी कि दो आर्टिकुलेशन होता है। ठीक है, दो आर्टिकुलेशन। ठीक है, अब अगर आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो आर्टिकुलेशन कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकुलेशन हुआ आपका स्कैपुला और क्लाविकल से, जो कि एक्रोमियो स्कैपुलर जॉइंट बनाता है। सॉरी, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। ठीक है, तो पहला आर्टिकुलेशन हो गया आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, जो कि आपका स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में होता है। दूसरा हो गया आपका ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, जो कि आपका ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरस के साथ मिलकर के बनाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो आप लोग का यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब तीसरा हम लोग अगर बात करें एनाटॉमिकल पोजीशन की, यानी कि ये बोन आपके बॉडी में किस तरह से प्लेस होता है। ठीक है, तो तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन को अगर पता करने के लिए 2-3 पॉइंट्स होती हैं जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला तो स्कैपुला में एक कोराकॉइड प्रोसेस होता है। मैं आपको ये सब सारा जो नाम बता रहा हूँ मैं फिगर ड्रॉ करके भी आपको बता दूंगा कि कोराकॉइड प्रोसेस कहाँ पे होता है, क्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे होता है। ठीक है, अभी बस आप नाम जान लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कोराकॉइड प्रोसेस जो है वो आपका होता है फॉरवर्ड। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ये होता है आपका बैकवर्ड।
ठीक है, यानी कि स्कैपुला में जो कोराकॉइड प्रोसेस होगा वो आपका आगे की तरफ होगा और स्पाइनस प्रोसेस आपका पीछे की तरफ होगा। तो जब भी अगर आप बोन देखिएगा और आपको एनाटॉमिकल पोजीशन पता करना होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोराकॉइड प्रोसेस कहाँ है और उसको आपको आगे की तरफ रखना है, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस कहाँ है, तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर कोराकॉइड प्रोसेस अगर आप जान जाइएगा कि ये है और उसको आगे की तरफ रखिएगा तो स्पाइनस प्रोसेस अपने आप पीछे हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका इंफीरियर एंगल, ठीक है, इंफीरियर एंगल, ठीक है, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, यानी कि नीचे की ओर होता है। अब इन्फीरियर एंगल कहाँ होता है, कैसे पता लगाना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। इन्फीरियर का मतलब ही होता है नीचे, तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ खास बात नहीं, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है वो है ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है, यही ग्लेनॉइड कैविटी में ही आपका ह्यूमरस आके इंसर्ट होता है और उसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेनॉइड कैविटी जो है वो आपका आगे की तरफ होता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है और लेटरली होता है, ठीक है, मीडियली नहीं, यानी कि बॉडी के मिड लाइन की तरफ नहीं होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये बॉडी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मीडियली, और अगर हम मीडियली के इधर जाएंगे तो हो गया लेटरली, ये हो गया लेटरल, और अगर इधर से अगर हम इधर देखें यानी कि साइड से अगर हम बीच बीच की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो ये हो गया मीडियली, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ग्लेनॉइड कैविटी की तो ग्लेनॉइड कैविटी हमेशा लेटरली ही होगा, ठीक है, और हल्का आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्लेनॉइड कैविटी। चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन तो पता कर लिया, अब इसका साइड कैसे पता करें, मतलब अगर ये राइट का है या लेफ्ट का है ये कैसे पता करें। तो देखिए राइट या लेफ्ट पता करने का एक आसान सा तरीका है। सबसे पहले तो आप बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में रख दीजिए। तो पहले तो बोन आपका हो गया कैप्टिन एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद आप ग्लेनॉइड कैविटी को देखिए, ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी को जैसे ही देखिएगा तो ग्लेनॉइड कैविटी खुद ब खुद साइड बता देगा, ठीक है। अगर ग्लेनॉइड कैविटी राइट की तरफ दिख रहा है तो वो राइट साइड का बोन हो गया, ठीक है। अगर वो लेफ्ट का दिख रहा है तो लेफ्ट का बोन हो गया। तो ये बहुत इजी है पता करना, ठीक है। मेरे पास अभी बोन नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब आप बोन अगर हाथ में लेंगे और ये सब पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और ये कौन सा बोन है, राइट है या लेफ्ट है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब जो नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट या यूँ कहें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका पार्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट्स। अब पार्ट्स में जो है स्कैपुला में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब तो वो मैं लिखते जाता हूँ एक एक तरफ करके और उसके बाद में आपको समझाता जाऊँगा कि वो हैं क्या क्या, ठीक है। तो पहला हो गया सरफेस, दूसरा हो गया बॉर्डर, तीसरा हो गया एंगल, चौथा हो गया आपका प्रोसेस, पांचवा हो गया आपका फोसा, छठा हो गया आप लोगों का नॉच, ठीक है, सातवां हो गया आप लोगों का ट्यूबरकल, और एक आठवां और आखिरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैब्रम, ये एक ही होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सरफेस कितना कितना होता है। तो सबसे पहले तो सरफेस में आता है दो, एक हो गया एंटीरियर, एक हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। बॉर्डर आप समझ रहे हैं किसी एक लाइन को कहते हैं, तो बॉर्डर जो स्कैपुला में होते हैं बॉर्डर वो होते हैं तीन, ठीक है। सबसे पहला बॉर्डर जो है आपका वो है सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर हो गया आपका मीडियल बॉर्डर और तीसरा बॉर्डर हो गया आपका लेटरल बॉर्डर, ठीक है। लेटरल वाले बॉर्डर को हम लोग एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जान लीजिए, हानि नहीं करेगा आप लोगों को। ये जो मीडियल बॉर्डर है उसको हम लोग वर्टिब्रल बॉर्डर भी कहते हैं, वर्टिब्रल बॉर्डर, ठीक है। चलिए एंगल में भी इसमें तीन एंगल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया सुपीरियर, फिर हो गया इंफीरियर और फिर हो गया लेटरल, ठीक है। लेटरल वाले को ग्लेनॉइड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेटरल एंगल किस तरफ होगा, ग्लेनॉइड कैविटी की तरफ होगा, यहीं पे क्लियर हो गया। प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेस का मतलब होता है कहीं पे ऐसा उभार, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करूँ, इस तरह से एक बना दूँ, अगर मान लीजिए एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऐसे करके गया हुआ है तो उसको मैं प्रोसेस कह सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं पे भी एक ऐसा उभार अगर आपको बोन पे नज़र आए, ठीक है, तो उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसको और अगर यही आपका कनकेविटी अगर नज़र आए, ठीक है, ऐसे करके अगर नज़र आए, जिसको नॉच भी बोलते हैं, अगर छोटा रहेगा तो नॉच बोलेंगे, ठीक है।
और अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको फोसा कहेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आप हैंडबुक ऑफ बीडी चोरो से उल्टाएंगे तो उसमें सारा ये सब टर्म आपको मिल जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि किसी भी बोन को बारे में अगर पढ़िए तो हैंडबुक ऑफ बीडी चोरो से ज़रूर उठाइए और उससे ज़रूर देखिए, ठीक है। आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आपको वर्ड पे कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 प्रोसेस होता है, स्पाइनस, एक्रोमियन और कोरेकॉइड, ठीक है। ये मैं आप लोगों को फिगर के साथ साथ ड्रॉ करके बता दूंगा कि स्पाइनस कहाँ होता है, एक्रोमियन कहाँ होता है, कोरेकॉइड कहाँ होता है, ठीक है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। फोसा फिर आपके 2 होते हैं, ठीक है। पहला हो गया सुप्रा स्पाइनस फोसा, सुप्रा स्पाइनस, और एक हो गया इंफ्रा स्पाइनस, ठीक है। अच्छा, सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस नाम से क्लियर है कि ये दोनों फोसा कहाँ होगा। देखिए स्पाइनस, स्पाइनस प्रोसेस यानी स्पाइनस प्रोसेस के सुप्रा, सुप्रा यानी ऊपर में, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर में जो फोसा होगा उसको कहेंगे हम लोग सुप्रा स्पाइनस। स्पाइनस प्रोसेस के नीचे जो होगा उसको कहेंगे हम लोग इंफ्रा स्पाइनस, ठीक है। तो नाम से तो बहुत ईजी हो जाता है ये सब याद करना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉच के बारे में बात करते हैं। तो नॉच भी 2 होते हैं, ठीक है। एक हो गया सुप्रा स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर, सॉरी मैं यहाँ पे ना इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। एक हो गया आपका सुप्रा स्कैपुलर, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, ठीक है। अब ट्यूबरकल की हम लोग बात करें तो ट्यूबरकल भी 2 होते हैं हम लोग के, ठीक है। ट्यूबरकल में अब 2 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हो गया सुप्रा ग्लेनोइड, ठीक है, और एक हो गया इंफ्रा ग्लेनोइड, ठीक है। अब ट्यूबरकल का क्या मतलब होता है ना, छोटा सा कहीं पे अगर कुछ उभार आता है, यानी छोटा सा कहीं पे ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसको ट्यूबरकल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 2 ट्यूबरकल होते हैं आप लोगों का, सुप्रा ग्लेनोइड और इंफ्रा ग्लेनोइड। तो ये फिर नाम से आपका क्लियर है कि ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर में एक छोटा सा उभार अगर कहीं दिखेगा तो वो आपका सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल है, नीचे में अगर दिखेगा तो वह इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। अब एक लैब्रम, लैब्रम क्या है, एक्चुअली ग्लेनोइड कैविटी आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए आपका ग्लेनोइड कैविटी है और यहाँ से आपका ह्यूमरस का बोन इंसर्ट कर रहा है, ये आपका ह्यूमरस है, ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी। तो इसके चारों ओर ना ऐसे करके इस तरफ चारों ओर एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक लैब्रम होता है जो कि होता है स्कैपुला में। अच्छा, अब जो पार्ट्स का जो सबसे एंड में आता है वो एक है कैप्सूल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लैब्रम जो होता है वो कैप्सूल के अंदर होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कैप्सूल आपके स्कैपुला में कितने कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो कैप्सूल 2 होते हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट कैप्सूल। अब आप ये दोनों देख रहे होंगे कि दोनों का दोनों आपका स्कैपुला का आर्टिकुलेशन है, ठीक है। तो कैप्सूल आपका वहीं पे होता है जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता है, क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड है, सॉरी साइनोवियल जॉइंट है। तो इस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये 2 आपका कैप्सूल का नाम है, ठीक है, जो कि आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। ये 2 कैप्सूल होते हैं आपके, शोल्डर जॉइंट कैप्सूल और एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट के कैप्सूल, ठीक है। आपका कुछ इस तरह से स्कैपुला होता है, ये मैंने राइट स्कैपुला ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपका जो ये जो देख रहे हैं ये आपका आगे से कुछ ऐसा दिखता है स्कैपुला, ठीक है, और ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है स्कैपुला, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर लेबलिंग करूं तो सबसे पहला चीज़ में आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग सरफेस के बारे में बात करते हैं। तो सरफेस तो यही क्लियर हो गया, ये एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। दूसरा आपका जो पॉइंट आता है वो है बॉर्डर, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो ये बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। मीडियली जो होगा, ठीक है, ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो ग्लेनोइड कैविटी है, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्लेनोइड कैविटी हमेशा लेटरल साइड में होता है, ठीक है। ये हो गया लेटरल, ये हो गया मीडियल, इस ये अपोजिट है तो ये हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल, ठीक है।
तो आप देखिए, आपको बताना बहुत इजी हो जाएगा। जब ये ग्लेनॉइड कैविटी और ये लेटरल साइड है, तो ये वाला जो बॉर्डर होगा ये हो गया लेटरल बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर वाला बॉर्डर और ये हो गया मीडियल बॉर्डर, ठीक है। उसी तरह से ये जो होगा ये मीडियल बॉर्डर होगा, ठीक है। ये जो होगा वो लेटरल बॉर्डर हो जाएगा और ये जो होगा ऊपर वाला सुपीरियर बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब आ गया आपका एंगल, ठीक है। तो एंगल में भी 3 एंगल मैंने आपको बताया था, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल, ठीक है। तो सुपीरियर वाला एंगल और इन्फीरियर वाला एंगल तो बताना सबसे ईजी है। सबसे नीचे जो रहेगा ये हो गया इन्फीरियर एंगल, ये हो गया इन्फीरियर एंगल, ठीक है। अब जो ऊपर वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये यहाँ पे लेटरल और मीडियल वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि सुपीरियर किसको बोलें, क्योंकि दोनों ये सुपीरियर है, ठीक है। तो आप इतना जान लीजिए कि मैंने आपको ये भी बताया था कि लेटरल वाला एंगल को ही ग्लेनॉइडल एंगल भी कहते हैं, तो ठीक है। तो ग्लेनॉइड कैविटी यहाँ पे होगी, तो ये आपका हो गया ग्लेनॉइडल एंगल या फिर लेटरल एंगल, ठीक है। और ये आपका हो गया आपका सुपीरियर एंगल। इसी तरह से अगर सुपीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुपीरियर एंगल, ये हो जाएगा आपका लेटरल एंगल और ये हो गया आपका इन्फीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरह से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ पे। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, ये जो एक ऊपर से निकला हुआ है, ये हो गया आपका एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये हो गया आपका स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और यही एक्रोमियन है, ये वाला आपका स्पाइनस प्रोसेस ही आगे जाकर के आपका एक्रोमियन बनाता है। और ये जो आप ये अलग से प्रोसेस देख रहे हैं ये हो गया आपका कोरोपॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो 3 प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे होता है। अब आप लोग बात करते हैं फोसा के बारे में, ठीक है। तो फोसा हमेशा जब भी दिखेगा तो वो पीछे से जब आप देखिएगा तभी दिखता है, ठीक है। तो फोसा जो है कहाँ कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस के ऊपर फोसा होता है। स्पाइनस प्रोसेस आपका ये है, इसके ऊपर वाला पार्ट हो गया सुप्रा स्पाइनस फोसा, इसके नीचे वाला पार्ट हो गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा, ठीक है। तो ये फोसा आपको समझ में आ गया कि फोसा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नॉच के बारे में। तो पहले ही बताए थे सुप्रा स्कैपुलर होता है और स्पाइनोग्लेनोइडल होता है, ठीक है। तो ग्लेनॉइड कैविटी के पास ये वाला जो एक नॉच है देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग सुप्रा स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच होता है और दूसरा जो सुप्रा स्कैपुलर जो नॉच होता है वो मैं आपको जब आप रियल बोन लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि उसको ऐसे देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो फिगर में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, फिर भी मैं देखता हूँ आप लोग को ट्राई करके मैं आपका जो स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच होता है कुछ आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। यानी ग्लेनॉइड कैविटी के पास ही होता है, बट वो जब आप बोन को पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा आपका स्पाइनोग्लेनोइडल नॉच, सॉरी सुप्रा स्कैपुलर नॉच, सुप्रा स्कैपुलर नॉच कुछ यहाँ पे होता है आपका, ठीक है। वो आपको रियल बॉन में बहुत अच्छे से आपको दिख जाएगा। अब जो 2 ट्यूबरकल की अगर हम लोग बात करें तो 2 ट्यूबरकल जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे होते हैं और एक ऊपर में यहाँ पे कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले ट्यूबरकल को कहेंगे हम लोग सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और नीचे वाले ट्यूबरकल को कहेंगे हम लोग इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, IGN और SGN, ठीक है। तो ये आपको सारा चीज़ हो गया। अब जो लास्ट बचा एक लैब्रम, वो यहाँ पे होते हैं आपका, ये लैब्रम इस जगह पे, ठीक है। वो एक अलग सा एक कवरिंग टाइप होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर टाइप होता है जो कि आपको स्टेबल रखता है उसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पार्ट्स वाला तो आप लोगों का पूरा ख़त्म हुआ। अच्छा, इसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बताने लायक हैं, बट मैं बोलता जाता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट होंगे, अगर वैसा होंगे तो मैं लिखवा दूंगा अभी। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जान लीजिए कि कोस्टल सरफेस जो है, ठीक है, स्कैपुला का जो कोस्टल सरफेस है, कोस्टल डोर्सल आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका स्कैपुला का कोस्टल जो सरफेस होता है वो कॉन्केव होता है, ठीक है, और उसमें रिजेस होता है। और जो डॉर्सल सरफेस होते हैं, ठीक है, वो आपका डॉर्सल मतलब पीछे के वाले सरफेस जो होते हैं वो कॉन्केव होते हैं थोड़े से, ठीक है। फिर आता है आपका सुपीरियर बॉर्डर जो होता है, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है और सबसे थिनेस्ट बॉर्डर होता है, ठीक है। और सुपीरियर बॉर्डर में ही सुप्रा स्कैपुलर नॉच भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले पिक्चर में दिखाया भी था, आप 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं लेटरल बॉर्डर पे, तो लेटरल बॉर्डर सबसे मोटा बॉर्डर यही होता है, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर में ही इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर सबसे लंबा बॉर्डर होता है,
ठीक है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा अपना आंसर को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिले। ठीक है, कंसेप्ट वाइज ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लिख दीजिएगा तो बहुत मैटर करेगा, बट आपको एक आता है, कम से कम इतना अच्छा फील होगा। और दूसरी चीज़ है कि आप किसी और को बताइएगा तो वो भी आप लोगों को समझेंगे कि नहीं भाई आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ कुछ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सुपीरियर एंगल की। ठीक है, तो सुपीरियर एंगल जो है, हमेशा याद रखिए सुपीरियर एंगल जहाँ आप, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा है तो सुपीरियर एंगल हमेशा सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा सुपीरियर एंगल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका बात करें इंफीरियर एंगल की, तो इंफीरियर एंगल हमेशा मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगा। और उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लेटरल एंगल की, तो वो हमेशा सुपीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा तरीका है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आप ही बताइए स्पाइनस प्रोसेस कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो स्पाइनस प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि पीछे होंगी, पीछे यानी कि डॉर्सल सरफेस पे होंगी। ठीक है, अब एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पे होंगी। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता चुका था कि एक्रोमियन प्रोसेस जो होगी वो आपका प्रोसेस कहाँ पे था, प्रोसेस तो पीछे ही था। एक्रोमियन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, एक्रोमियन प्रोसेस तो मैंने बोला ही था कि स्पाइनस प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है, यानी कि वो भी पीछे ही होगी। ठीक है, और तीसरा चीज़ जो है वो है कोराकोइड प्रोसेस। तो कोराकोइड प्रोसेस जो है वो ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर से होती है, ऊपर से निकलती है, और वो फ्रंट से दिखती है, मतलब दिखती तो पीछे से भी है लेकिन वो फ्रंट से ही उसका ऑरिजिनेशन है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुप्रास्कैपुलर नॉच। ठीक है, तो वो सुपीरियर बॉर्डर पे सुप्रास्कैपुलर नॉच होगा आपका। ठीक है, स्पाइनोग्लिनोइडल नॉच की अगर हम लोग बात करें तो स्पाइनस प्रोसेस और ग्लेनॉइड कैविटी के बीच में होता है। ठीक है, आप लोग एक जगह पे इसको फिगर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और मैं ये जो बोल रहा हूँ आप इसको एज अ नोट्स लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इस फिगर को ड्रॉ करके आप खुद से समझिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर आते हैं आप लोग का सुप्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है, सुप्रा स्पाइनस फोसा स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर में होता है, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर में होता है, एबव होता है। ठीक है, और जो इंफ्रा स्पाइनस फोसा है वो स्पाइनस प्रोसेस के नीचे में होता है, यानी बिलो होता है। मैंने आपको बताया था, ये नाम से ही क्लियर है आपको लोगों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग का बच गया ट्यूबरकल। ठीक है, तो ट्यूबरकल आप लोग का कहाँ पे, दो को ट्यूबरकल का नाम बताया था, एक है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और एक है इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। ये कहाँ पे होगा, तो आपका ग्लेनोइड कैविटी के एक होगा ऊपर में, यानी अपर में, अपर या यू कहें तो एबव में। ठीक है, और एक कहें ग्लेनोइड कैविटी के एक लोअर में या फिर बिलो में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट के बारे में। ठीक है, अटैचमेंट में हम पहले ही बता चुके हैं, अटैचमेंट में आप लोगों को तीन तरह से बात किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मसल्स के बारे में। ठीक है, तो ऑल टोटल जो स्कैपुला में मसल्स है वो है 17। ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं स्कैपुला में, लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 10। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो है लैब्रम, वो होते हैं 1, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। और इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई। ठीक है, और नर्व के बारे में, तो वो होते हैं 3 सब मिला करके। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मसल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैं एक तरफ लाइन करके ऑरिजिन और इंसर्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया ऑरिजिन, ये हो गया आप लोगों का इंसर्शन। ठीक है, अब देखिए ऑरिजिन में आप लोगों का क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आए जो मसल है उसका नाम होगा आप लोगों का सब स्कैपुलरिस। दूसरा होगा आप लोगों का सुप्रास्पाइनेटस। तीसरा जो होगा आप लोगों का वो होगा इंफ्रास्पाइनेटस। चौथा जो है आप लोगों का वो है डेल्टॉइड मसल। ठीक है, पांचवा जो होगा आप लोगों का वो है बाइसेप ब्रेकियाई। अब बाइसेप ब्रेकियाई के भी 2 हेड होते हैं। बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड का ऑरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, शॉर्ट हेड का नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर होता है आपका ट्राइसेप ब्रेकियाई, फिर होता है आप लोगों का टेरेस मेजर, फिर होगा आप लोगों का टेरेस माइनर, फिर होता है लैटिसिमस डॉर्साई,
ठीक है, लैटिसिमस डॉर्साई, ठीक है। और इसके बाद दो मसल और भी हैं, ठीक है। उसका वो जो नाम है मैं ऊपर में लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 10वां नंबर पे आपका आ गया कोरेको ब्रैकियलिस, कोरेको ब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस, ठीक है। अब जो आखिरी मसल है, ठीक है, 11वां, वो है ओमोहॉइड, ठीक है, ओमोहॉइड। तो ऑल टोटल देखिए आप लोग का 11 ऑरिजिन है, यानी कि ऑरिजिन आप लोग का 11 मसल करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इंसर्शन 6 मसल करेगा, ठीक है। उसमें 6 जो इंसर्शन है उसका मैं नाम लिख देता हूँ। पहला तो है सेरेटस एंटीरियर, ये हो गया पहला सेरेटस एंटीरियर। दूसरा हो गया लेवेटर स्कैपुली, लेवेटर स्कैपुली, ठीक है। तीसरा जो हो गया आप लोगों का रोम्बोइडस मेजर, ठीक है। फिर हो गया आप लोगों का रोम्बोइडस माइनर, ठीक है, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, छठा। पांचवा में आप लोग का आता है पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो मसल है उसका नाम आ गया आपका ट्रेपीजियस, ठीक है। तो ये ऑल टोटल आप लोगों को मसल का नाम याद रखना है। और यहाँ पे मसल आप लोग का 11 और 6 17 टोटल मसल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब लिगामेंट्स के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया था कि लिगामेंट्स ऑल टोटल 10 होती हैं, ठीक है। सबसे पहला नाम है सुपीरियर, सुपीरियर ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। ऐसा बड़ा लंबा लंबा नाम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आप पूरा नाम लिखिएगा। एक है मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। तीसरा जो है वो है इन्फीरियर, इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक। चौथा जो है वो कोरेको ह्यूमरल, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। पांचवा जो है आप लोगों का वो है आप लोगों का कोरेको एक्रोमियल, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। छठा जो है आप लोगों का वो है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। सातवां जो है वो है सुपीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। आठवां जो है वो है आप लोगों का इन्फीरियर, इन्फीरियर एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। नौवां जो है वो है आप लोगों का ट्रांसवर्स या फिर सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। जो 10वां जो है और वो आखिरी जो है वो है स्पाइनो ग्लेनोइडल लिगामेंट। तो ये ऑल टोटल आप लोगों का 10 लिगामेंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लैब्रम के बारे में। तो लैब्रम बस एक ही है, ठीक है। उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लैब्रम को हम लोग ग्लेनोइड लैब्रम से भी बोलते हैं, ठीक है। वो जो लैब्रम है उसका नाम ग्लेनोइड लैब्रम है, ठीक है। चलिए, ये आपका एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये कैप्सूल के इनसाइड होता है, कैप्सूल के अंदर होता है। कैप्सूल आप किसको कहते हैं ये बताइए। कैप्सूल किसी भी एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं। जैसे कि ये आपका ग्लेनोइड कैविटी है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका ह्यूमरस का हेड ऐसे करके इंसेक्ट किया है इसमें इंसर्ट। यहाँ पे आउटर में एक कैप्सूल इस तरह से, ठीक है, ये इसको इंक्लूज करके रखता है ताकि ये डिस्प्लेस ना हो जाए अपनी जगह से, ठीक है। हालांकि आप इसमें पढ़ेंगे मस्कुलो टेंडिनोसस कफ भी होते हैं, उसमें 4 मसल होते हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो मस्कुलो टेंडिनोसस कफ की वजह से ही आपका शोल्डर जो है वो किसी भी अगर भारी वजन को आप उठाते हैं तो वो शोल्डर आपका नीचे की ओर डिस्प्लेस नहीं करता है। तो खैर ये सब आपका बात की बात है, वो आप लोग शोल्डर ज्वाइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल है इसी के अंदर आपका ग्लेनोइड लैब्रम होता है, यानी कि यहाँ पे होता है, ठीक है। इस जगह पे ये पूरा ग्लेनोइड कैविटी को घेरे हुए होता है, ठीक है। तो ये आपका लैब्रम वाला टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशन में, ठीक है।
तो रिलेशन में सबसे पहले ही आपको बताया था कि आर्टरी, वेन या नर्व के बारे में बात करते हैं। तो रिलेशन में पहला आ गया आपको का स्कैपुलर वेन, स्कैपुलर वेन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तीसरा हो गया आपका स्कैपुलर नर्व। ये आपका रिलेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब जो आपका आखिरी वाला जो है पार्ट, यानी आखिरी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी में पहला चीज लिख देता हूँ, ये हो गया क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया, ठीक है। सबसे पहला क्लिनिकल एनाटॉमी होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। दूसरा है आपका स्केफोइड, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ये दोनों चीज़ के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में क्या होता है कि सेरेटस एंटीरियर जो मसल है आपका, सेरेटस एंटीरियर जो मसल है वो आपका पैरालाइज कर जाता है, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर मसल जो होता है वो पैरालाइज कर जाता है। सेरेटस एंटीरियर मसल के पैरालाइज होने की वजह से मीडियल बॉर्डर जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, यानी कि वो आसानी से दिखता है, ठीक है। और जो आपका आर्म जो है वो 90 डिग्री के बियॉन्ड, ठीक है, एबडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। एबडक्ट का एक्चुअली मतलब क्या आता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, वरना ये डाउट कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है, मूवमेंट में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो ये जान लीजिए कि शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट 6 मूवमेंट होता है, ये सब मैं आपको शोल्डर जॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। तो 6 मूवमेंट होता है और एक सरकमडक्शन होता है जो कि 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसमें से 6 जो मूवमेंट है उसमें से एक होता है एबडक्शन, एक होता है एबडक्शन और एक होता है एडक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग शोल्डर को अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेकर के जाएं, मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि शोल्डर आपका ये है, जैसे अगर ये आपका बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ये आपका मिड लाइन है, ठीक है। अब शोल्डर को, अब पहले आप अपना हाथ को ऐसे रखे हुए हैं, अगर आप अपना हाथ उठा करके आप इधर से लेकर जाएं तो ये जो मूवमेंट है आपका वो कहलाता है आपका एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन। और अगर वापस से इसको अगर इधर लेके आएंगे तो उसको कहते हैं हम लोग एडक्शन, ठीक है। तो अब एबडक्शन तो आप इसको यहाँ तक भी लेकर के आ सकते हैं अपने शोल्डर को, ठीक है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला के कारण ही, ठीक है, आपका जो 90, ये तो आपका यहाँ से आपका यहाँ तक आया तो 90 डिग्री हुआ। अब 90 डिग्री से ऊपर आप उसको, आप आर्म को कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपका जो सेरेटस एंटीरियर जो मसल है वो आपका पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है स्केफॉइड, ठीक है। स्केफॉइड में एक्चुअली आप लोगों का क्या होता है कि स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, मीडियल बॉर्डर जो है, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे स्कैपुला ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इस तरह से मीडियल बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका लेटरल बॉर्डर, ये हो गया आपका मीडियल बॉर्डर। ये जो मीडियल बॉर्डर जो है वो, और आपका अभी मान लीजिए आपका ये नेचुरली इतना है, यानी कि ये कुछ इस तरह से है, तो अब ये आपका स्केफॉइड में आपका क्या हो जाएगा कि वो और कनकेव हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का क्लिनिकल एनाटॉमी हो गया, ठीक है। तो ये आपको दो तरह का क्लिनिकल एनाटॉमी याद करना है। आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं कि स्कैफॉइड में क्या होगा कि स्कैफॉइड में मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो होता है वो बिकम्स मोर कनकेव, और विंगिंग ऑफ स्कैपुला में क्या होता है कि सेरेटस एंटीरियर मसल गेट्स पैरालाइज्ड, सो आर्म्स कांट गेट अबडक्टेड अबव 90 डिग्रीज। तो ये आपका क्लिनिकल एनाटॉमी वाला पोर्शन हुआ जो कि आपका, और यहाँ पे आप लोगों का स्कैपुला बोन पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कोई फर्दर डाउट्स हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं। अगर कुछ ऐसा सुझाव देना हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं।